बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके सामने कौमी असम्बली के 153 मिनट के इजलास का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखूँगा। 20 जुलाई को होने वाले इस इजलास में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई, ख़ास तौर पे मैं जल्दी बताऊँगा जो आम लोगों के इशूज़, जो आम पाकिस्तानियों के इशूज़ जिन पर सवाल उठाया जाता है, जिन पर बात होती है, पहले उन पर जल्दी बात कर लेते हैं। फिर मैं बताता हूँ एंड में जो आमने सामने थे मुराद सईद साहब और ख्वाजा आसिफ साहब। सबसे पहले आज जब सेशन का आगाज़ हुआ तो ये नवीद आमिर जीवा जो हैं उन्होंने सवाल उठाया कि कितने वेंटिलेटर जो हैं वो ख़रीदे गए पिम्स हॉस्पिटल की जानिब से, पोली क्लिनिक की जानिब से। उस पर नौशीन हामिद साहिबा ने बताया कि NDMA ने 12 वेंटिलेटर पिम्स को दिए हैं, 12 पोली क्लिनिक को दिए हैं। पहले भी इसके पास पिम्स के पास वेंटिलेटर्स थे, लेकिन शाहिदा रहमानी साहिबा ने सवाल उठाया कि पिम्स में वेंटिलेटर्स की पहले कमी है, बाकी भी वफाकी दारुल हुकूमत के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे वेंटिलेटर्स कम हैं, तो उनमें इजाफा होना चाहिए। अगर रफीउल्लाह साहब ने सवाल उठाया कि कुत्ते के काटने की जो वैक्सीन, जिस पे एतराज़ उठाया जाता है कि सिंध में वो नहीं है वैक्सीन, ये तो वफाक की जिम्मेदारी है, वफाक ने फराम करनी होती है, तो ये बताया जाए कि वफाक क्यों फराम नहीं करता और इल्ज़ाम क्यों सिंध पे डाला जाता है। इस पर नौशीन हामिद साहिबा ने जवाब दिया कि ये वैक्सीन NIH बनाता है, लेकिन क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम है और पिछली हुकूमतों ने उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए, उसकी प्रोडक्शन नाकाफ़ी होती है, जिस वजह से ये मंगवानी पड़ती है। पहले इंडिया से मंगवाई जाती थी, अब PC1 तैयार है और इसकी कैपेसिटी और प्रोडक्शन की कैपेसिटी ये सारा कुछ बढ़ाया जा रहा है NIH का, उसके बाद कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन जिम्मेदारी सूबों की है, सूबों ने ख़रीदनी होती है। सिंध ने पैसे नहीं दिए, उसके बावजूद उनको जो है वैक्सीन दी गई और बाकी ये जिम्मेदारी सूबों की है कि वो जहाँ से भी ख़रीदें, लेकिन उन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ख़रीदनी होती है। इसके बाद ज़िला हुमायूं साहिबा ने वो ग्रीन हॉस्पिटल के हवाले से सवाल उठाया। इसके बाद डॉक्टर शाजिया सोबिया ने भी ये सवाल उठाया कि सिंध को कितनी वैक्सीन जो है वो दी गई, कितनी उसकी ज़रूरत थी, और उन्होंने भी कहा कि ग्रीन हॉस्पिटल के मरीज़ कहाँ गए जिसको कोरोना के लिए मुख्तस किया गया। उस पर डॉक्टर नौशीन ने बताया कि रिकॉर्ड तो सिंध के पास होना चाहिए कि वहाँ कुत्ते के काटने के कितने वाक़यात हुए, कितनी वैक्सीन उनको चाहिए थी, ये रिकॉर्ड उनके पास होना चाहिए, हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। और उन्होंने बताया कि ग्रीन हॉस्पिटल जो है अब वहाँ पे जो है वो सर्जरीज जो है वो शुरू हो गई हैं। उसके बाद नुसरत वाहिद साहिबा ने जो प्राइम मिनिस्टर का जो एक हेल्थ स्कीम है उस पर बात की, सेहत जो कार्ड है उस पर बात की। उस पर नौशीन हामिद साहिबा ने बताया कि सिंध में थर को शामिल किया गया है, वरना AJK, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, इन इलाकों में, इन एरियाज़ में ये प्राइम मिनिस्टर के जो हेल्थ कार्ड है वो दिया जा रहा है। बाकी सूबों में जो दिया जा रहा है, चाहे वो पंजाब हो, KP के, वो अपना खुद वो कर रहे हैं। तो हम सिंध को इसमें, सिंध इसमें शामिल नहीं हुआ। तो बाकी उन्होंने कहा कि जो जिन डिस्ट्रिक्ट्स का कोई 91 डिस्ट्रिक्ट्स या पता नहीं कितना टोटल उन्होंने बताया, कोई फिगर उन्होंने कोट भी की कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और KP का तो उन्होंने बताया कि वो तो तमाम शहरियों को देने जा रहे हैं। और उन्होंने बताया कि अब तक इसमें 7 मिलियन जो हैं फैमिलीज़ वो इनरोल हो चुकी हैं। और उन्होंने कहा ये टोटल अगर आप करें तो ये कोई 40 मिलियन लोग जो हैं वो बन जाते हैं। उसके बाद उस्मा रियाज ने कहा कि सेहत कार्ड देने का तरीकाकार क्या है। उस पर नौशीन हामिद साहिबा ने बताया कि एक सर्वे हुआ जिसमें गुर्बत का पैमाना जांचा गया, एक सारा डाटा हुआ और उस डाटा के मुताबिक अब ये कार्ड दिया जाता है। बाकी उन्होंने कहा कि जो माजूर अफराद हैं उनको दिया जाता है, जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी दिया जाता है। उसके बाद अगर रफीउल्लाह साहब ने कहा कि हज नहीं हो रहा तो वो पैसे हज के, और उन्होंने कहा कि वो जो हज के पैसे थे उसके ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है वो कहाँ पे जो है वो पैसे कहाँ पे खर्च किए जाएंगे। उस पर रूला कादरी साहब ने बताया कि 50 अरब रुपए जो हैं वो जमा हुए, उसके ऊपर जो 49 करोड़ रुपया 50 अरब जो लोगों ने जमा कराए हज के लिए, 49 करोड़ उसके ऊपर जो मिला वो उन्होंने कहा कि एक वेलफेयर फंड है, हुजाज के वेलफेयर के लिए जो खर्च होता है वो उसमें जाता है हर साल। उसके बाद शगुफ्ता जमाली साहिबा ने कहा कि ये वेलफेयर फ़ंड कितना है, और उन्होंने कहा कि मक्का में पाकिस्तान हाउस नहीं है जिस वजह से वहाँ पे जो हाजी जाते हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। मदीना में 2 थे, एक डिमोलिश हो गया है, तो इस बारे में बताया जाए। इस पर नूरुल्लाह कादरी साहब ने बताया कि मदीना में जो डिमोलिश हुआ वो उसका उन्होंने बताया कि केस है और उसमें वो कह रहे हैं कि मामला वहाँ शायद सऊदी अरब की अदालत में है। और उन्होंने उस पर कहा कि हम सऊदी अरब से बात कर रहे हैं कि अगर हमें वो कोई ज़मीन गिफ्ट कर देते हैं तो हम मक्का में भी बनाना चाहते हैं और मदीना में भी एक और जो है वो बनाना चाहते हैं, और इस हवाले से जल्द जो है वो इंशाल्लाह पेशरफ्त होगी। आगा हसन बलोच साहब ने मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के केसेस की तफसीलात मांगी और उन्होंने कहा कि उस पर कह दिया गया है कि तफसीलात जो हैं वो लाइब्रेरी में रख दी गई हैं। तो ये किसको छुपाना चाहते हैं, क्या छुपाना चाहते हैं, किसको बचाना चाहते हैं,
ये रिकॉर्ड यहाँ पे क्यों नहीं बताया गया इस हवाले से। उस पर आलिया हमजा साहिबा ने बताया कि डाटा बहुत ज़्यादा था, फ़ाइल मेरे पास मौजूद है, डायरेक्ट 20 केसेस हैं, अगर ये फ़ाइल लेना चाहते हैं मैं इनको फ़ाइल दे देती हूँ, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे। अली गौर साहब ने फिर एक सवाल किया, उन्होंने कहा चंद केसेस का इनको बताना चाहिए था, यहाँ पे मिनिस्टर तैयारी के साथ नहीं आते, फैक्ट्स एंड फिगर्स ठीक नहीं होते, और ये बताएं कि क्यों नहीं ये फ्लोर के ऊपर बताना चाहते कि कौन कौन से केसेस हैं। उस पर आलिया हमजा साहबा ने दोबारा कहा कि आप जिस केस का नाम लेते हैं मैं आपको तफसील बताने को तैयार हूँ, कुछ नहीं छुपा रहे, ना हम छुपाना चाहते हैं, रिकॉर्ड फाइल सारी मौजूद है, मिनिस्ट्री में आप आना चाहते हैं वहाँ आ जाएँ, हम आपको पूरी ब्रीफिंग दे देंगे, आपको पूरी फाइल दे देते हैं। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा ने इशू उठाया कि थैलीसीमिया से जो मुतासरा बच्चे हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको भी हेल्थ कार्ड दिया जाए। उस पर नौशीन हामिद साहबा ने कहा कि जैसे हम माजूरों को दे रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स को दे रहे हैं, ये अच्छी तजवीज़ है और हम ये कोशिश करेंगे कि हम ये तजवीज़ आगे पहुँचाएँ और इसके ऊपर भी अमल हो ताकि जो थैलीसीमिया से मुतासरा बच्चे हैं उनकी फैमिलीज़ को भी ये हेल्थ कार्ड दिया जाए। खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि क्या हेल्थ कार्ड जो है वो कोरोना से जो मुतासरीन हैं उनके लिए भी कोई मददगार साबित हो सकता है। उस पर नौशीन हामिद साहब ने बताया कि 300 से ज़्यादा हॉस्पिटल जिनमें इलाज करा सकते हैं वो लोग जिनके पास हेल्थ कार्ड है, अगर वो उन हॉस्पिटल्स में किसी में जाके अगर कोरोना या खुदा न खास्ता एडमिट होंगे तो ज़ाहिर है उनको वो सर्विसेज दी जाएंगी। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब ने कहा कि मैंने जब सैंपल दिया तो वहाँ पे मेरे बाद किसी और का सैंपल लिया गया, ग्लव्स नहीं चेंज किए गए, ये SOPs की खिलाफ वर्जी थी, जिस पर नौशीन हामिद साहब ने बताया कि NIH की टीम आई थी पार्लियामेंट, या उन्होंने सैंपल लिए, अगर उन्होंने ग्लव्स चेंज नहीं किए थे तो इनको उसी वक्त बताना चाहिए था ताकि हम एक्शन लेते। अभी जो है वो अब ये बता रहे हैं, हमने पूछा तो उन्होंने कहा किए हैं, ये कहते हैं नहीं किए, तो वो कहते हैं उस वक्त बता देते तो हम कोई कार्रवाई कर लेते, आइंदा भी अगर कोई वाक़या हो तो उन्होंने कहा हमें बताया जाए, हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अली वज़ीर साहब का एक सवाल था वो डेफर हो गया है। महेश कुमार साहब का एक सवाल था कि टेस्टिंग क्यों कम हो रही है, उस पर खैर आगे जाके तफसील से बताया उन्होंने नौशीन हामिद साहिबा ने कि टेस्टिंग क्यों कम हो रही है। पहले जो बाहर से जितने लोग आ रहे थे टेस्टिंग उनकी लाजमी थी, कोरोना के 2 टेस्ट होते थे, यानी नेगेटिव उसके लिए कि नेगेटिव है या नहीं है। अब ये होता है कि 10 दिन बाद उसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है और वो टेस्ट नहीं किया जाता। फिर अब क्योंकि फैलाव काफ़ी हद तक कम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए जो है वो सिर्फ उन लोगों के किए जा रहे हैं जिनमें सिम्टम्स हैं या जिनका कोई ना कोई जो उनके साथ कोई रब्ता होता है जिनमें पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए इनकी तादाद कम हुई। खैर उन्होंने तफसील से आगे जाके बताया भी सही। उसके बाद मौलाना अब्दुल अकबर जो है वो चित्राली साहब ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे का मामला उठाया। उन्होंने कहा 5% बताया गया कि बढ़ाई गई, 7% बढ़ाई गई, लेकिन वो डबल हो चुकी हैं। उस पर नौशीन हामिद साहब ने कहा कि हुकूमत इस सारे मामले को देख रही है और हुकूमत जो है इसके ऊपर एक्शन लेगी। कादिर पटेल साहब ने भी सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि मेडिसिन में पहले 400% तक इजाफा हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया, वजीर को हटाया, वो कियानी साहब को, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई इस हवाले से बताया जाए। इस पर जो थे स्पीकर असद कैसर साहब, उन्होंने कहा जो सवाल था उससे मुतल्लिक़ आप सवाल कर सकते थे, ये उससे रेलिवेंट नहीं है, तो उन्होंने इसका जवाब इससे आगे चले गए, लेकिन इस पर अपोजिशन काफ़ी जो है वो एहतजाज करती रही। ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर यही कहा, उन्होंने कहा अद्वियात की कीमतों का अहम मसला है, इसके ऊपर आप पार्लिमानी कमेटी बनाएं। कई अमवात इसलिए हो गई कि उनको अद्वियात मुयसर नहीं थी क्योंकि अद्वियात महंगी थी और वो ख़रीद नहीं सकते थे, तो स्पीकर ने इस मामले को जो है वो स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया है। और इस पर उन्होंने कहा, नौशीन हामिद साहिबा ने, उन्होंने कहा जी शादिया खान अब्बासी साहब जो हैं उनकी काबीना में कुछ ऐसा क्राइटेरिया बनाया गया था जिसकी वजह से ये मेडिसिन की कीमतों में इजाफे के हवाले से जो भी क्राइटेरिया था उसको भी हम देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मेडिसिन कंपनियाँ जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट चली गई थी, उन्होंने बहुत इनको सिंध हाई कोर्ट ने फैसिलिटेट किया। अब हम इस सारे मामले को देख रहे हैं और इस पर भरपूर एक्शन होगा, इस पर एक्शन होना भी चाहिए। बहरहाल मेडिसिन वाला मामला तो बहुत ही ज़्यादा संगीन है इस वक्त। इसके बाद ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा ने सवाल किया कि ट्रेन के हादसा क्यों ज़्यादा हैं, कि वजूहात क्या हैं, ट्रेन कब सारी बहाल होंगी, कितनी बहाल हो चुकी हैं, ये सारे उन्होंने बहुत सारे सवाल थे जिस पर फ़रूख हबीब साहब ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि 40 ट्रेनें बहाल हो चुकी हैं, कोरोना में कमी आ रही है, मुशावरत के बाद मज़ीद ट्रेनें बहाल की जाएंगी, कराची सर्कुलर रेलवे के ऊपर काम जारी है। हादसात में उन्होंने जो कहा था ताहिरा औरंगज़ेब साहबा के सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी बताया कि जो रेलवे हादसात में जिनकी जान जाती है, जान चली जाती है, उनको इंश्योरेंस क्योंकि उस टिकट में शामिल होती है इंश्योरेंस की रकम, इंश्योरेंस भी उनको दी जाती है और प्राइम मिनिस्टर के फंड से भी उनको कंपनसेट किया जाता है। और उन्होंने कहा कि 10 साल के जो हादसा की तफसीलात हैं वो मेरे पास हैं, मिलती जुलती वजूहात हैं, लेकिन हम जो ML1 मनसूबा शुरू करने जा रहे हैं वो एक इनकलाब है, उससे 160 की स्पीड पर ट्रेन चलेगी। तमाम जो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं वो एक तरह से आप ऐसा समझें कि ख़त्म हो जाएंगी, या उसके वो जो क्रॉसिंग है वो अंडरग्राउंड हो जाएगी या ओवरब्रिज बन जाएगा। लेकिन
उन्होंने कहा कि उससे बहुत से मामलात हमारे, बल्कि तकरीबन मामलात हल हो जाएंगे ML1 से। उसके बाद साहिदा बेगम थी, उन्होंने कहा कि 10 साल से जो कुछ रेलवे के साथ हो रहा है उस पर कमेटी बनानी चाहिए। फ़रूक हबीब साहब ने कहा जी बिल्कुल हम इस मामले को देख रहे हैं। फिर उन्होंने दोबारा कहा, उन्होंने कहा बाकी जो रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, कोई लेना चाहता है ले ले। और उन्होंने कहा कि हमारा ये अगर जो ML1 बच जाता है तो गुड्स और ये सारी चीज़ें, उन्होंने कहा बहुत बड़ा इनकलाब होगा पाकिस्तान में। ML1 जो है चाइना की मदद से बन रहा है और $7 अरब से ये बनेगा। रुबीना खुर्शीद आलम साहिबा ने कहा कि मुलाजमीन की उम्र कम करने के हवाले से उन्होंने सवाल उठाया। उस पर बाबर रहमान साहब ने कहा कि इसका कोई प्लान नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, ना ही उम्र कम की जा रही है, ना ही पेंशन ख़त्म की जा रही है। उस पर बाबर रहमान साहब ने वो शेर पढ़ा कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो उन्होंने कहा ये मीडिया पे बात आई है, हुकूमत इस तरह का कोई मंसूबा जो है वो प्लान नहीं कर रही। उसके बाद रुबीना साहब ने दोबारा कहा कि फ़खर इमाम साहब एक बिल लेकर आए थे कि जजेस की उम्र रिटायरमेंट की 68 साल कर दी जाए। और उन्होंने कहा कि बल्कि ये भी तजवीज़ आई थी कि सरकारी मुलाजमीन की उम्र की हद 63 साल कर दी जाए। तो इस पर बाबर रहमान साहब ने कहा कि ऐसी अभी कोई तजवीज़ नहीं है और जजेस की उम्र में रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, आइन में तरमीम चाहिए, अभी ऐसा कोई मामला नहीं है। उसके बाद आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने एक शेर पढ़ा जिस पे स्पीकर ने कहा मुझे तो समझ नहीं आई कि ये आपने क्या पढ़ा है। वो कहते हैं कि सरकारी अफसरों को तो दे रहे हो टेंशन, हुकूमत को कह रहे हैं कि सरकारी अफसरों को तो दे रहे हो टेंशन, बावजूद इसके खुद ले रहे हो टेंशन। तुम में भी दम है तो छेड़ कर देखो, तुम में भी दम है तो छेड़ कर देखो, उनकी ज़रा सी पेंशन या उसकी एक्सटेंशन। ये फौज की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक सवाल उठाया गया कुछ अरकान असम्बली की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा, महंगाई। अब्दुल अकबर चतराली साहब और दीगर की जानिब से शाजी अमरी ने सवाल उठाया कि वज़ीर जो हैं ग़ुलाम सरवर, उनके बयान की वजह से जितनी तबाही हुई, बर्बादी हुई, जो पायलट्स के वाले इशू पे वज़ीर साहब कुछ कह रहे हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी कुछ और कह रही है उनका, और उन्होंने कहा इसलिए हम प्रिविलेज मोशन लाए हैं। ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद फिर बारी आई ख्वाजा आसिफ साहब की, उन्होंने निजकारी पे बात की। उन्होंने कहा हुकूमत का काम कारोबारी इदारे चलाना नहीं, हुकूमत का काम गवर्नेंस होती है। उन्होंने कहा निजकारी होनी चाहिए लेकिन अपनी ATMs को नहीं नवाजना चाहिए, शफाफ तरीक़ाकार होना चाहिए। अगर किसी ने इमरान खान साहब पर पैसे लगाए हैं तो उनको इमरान खान साहब सरकारी पैसों से oblige ना करें, बल्कि इमरान खान साहब उनको ज़ाती पैसों से oblige करें। उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब के फ़ैसले का हवाला दिया कि 2007 में उन्होंने इसको निजकारी को रोक दिया था, जो स्टील मिल थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त 2-3 अरब की करप्शन का मामला होगा, लेकिन उसके बाद सैकड़ों अरब जो हैं वो लग गए इसके ऊपर, स्टील मिल के ऊपर। तो उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब के ऊपर तनकीद की। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मुलाजमीन हैं उनको निकाला ना जाए, उनको किसी और तरह से कंपनसेट कर लिया जाए, लेकिन इदारों की निजकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा पिछले 1.5 माह में PIA को तबाह कर दिया गया, बयानात से PIA को का जो है वो इस तरह बदनाम कर दिया गया कि अब कोई PIA ख़रीदने को तैयार नहीं होगा। रोजवेल्ट होटल के हवाले से उन्होंने कहा कि वो भी अपने दोस्तों को नवाजने के लिए एक कोशिश की जा रही थी, और उन्होंने कहा कि अगर किसी भी इदारे को बेचने के लिए अपने दोस्तों को नवाजने की कोशिश की गई तो हम इस मामले में अदालत भी जाएंगे। दोहरी शरीयत के मामले पे उन्होंने काफ़ी एहतजाज किया, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो जवाल का शिकार हो रहा है, और उन्होंने कहा कि हुकूमत की कहीं पे गवर्नेंस नहीं है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, अपने वादे पूरे नहीं कर रहे, स्टॉक एक्सचेंज कसिनों की तरह जो है वो चल रहा है। और उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान साहब हैं वो अपना उधार उतार रहे हैं, जो उनके ऊपर ज़ाती एहसानात थे वो अब सरकारी मराज से, सरकारी पैसे से, इदारों से नवाज रहे हैं अपने दोस्तों को। और उन्होंने फिर सियासतदानों की खैर काफ़ी तारीफ़ें की कि सियासतदान ये होते हैं, सियासतदान वो होते हैं। उसके बाद मुराद सईद की बारी आई, एहतजाज शुरू हो गया, शोर शराबा अपोजिशन का शुरू हो गया। मुराद सईद ने कहा कि इन्होंने बात निजकारी पे करनी थी, निजकारी की बजाय ये कुछ और बातें करते रहे। उन्होंने कहा इन्होंने बात की कि शार्टकट के ज़रिए सियासत, हम वो नहीं हैं जो शार्टकट के ज़रिए आए हों। उन्होंने कहा नवाज शरीफ को पहले मियाँ शरीफ ने भेजा जिम खाना, अपना अंपायर साथ भेजा, क्रिकेटर वो ना बन सके, फिर उनको रंगीले के पास भेजा कि अदाकार बन जाएं, जब वो अदाकार भी ना बन सके, एक्टर ना बन सके, फिर उनको जनरल जलानी के पास भेज दिया, फिर बाद में जनरल ज़ियाउल हक मिल गए, फिर IGI बन गई। तो ये उन्होंने कहा इनका सारा किरदार है, इनका माजी है। फिर मलिक क़य्यूम, जस्टिस मलिक क़य्यूम को फ़ोन करके जो कुछ ये करते रहे, और उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत की बात कर रहे हैं, जो शहबाज शरीफ खुद कहते हैं कि मैं इलेक्शन से पहले मेरे मामला तय हो रहे थे, और अब भी वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आए कुछ कुव्वतों के सहारे पे, जो कहते हैं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आया था, जिनके अपने रवैये गैर जमहूरी हैं, वो जमहूरियत की बात करते हैं। और नवाज शरीफ के जो रास्ता था
यानी मुख्तलिफ उनके ज़रिए आना इक़्तिदार में, शहबाज शरीफ भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून में कोई नहीं लिखा हुआ कि मामलीन खुसूसी और जो मुशीर हैं उनके असासे और जायदादें डिक्लेयर होनी चाहिए, लेकिन हमने की हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे तो जो लोग हैं उन्होंने वो बाहर से आके पाकिस्तान में जो है वो सर्व कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान में रह के और यहाँ से सब कुछ बाहर भिजवा रहे थे। उन्होंने कहा कि इसका अपना अकामा था, ख्वाजा आसिफ का, एहसन इकबाल का अकामा था, इनका तो वज़ीर-ए-आज़म का अकामा था। और उन्होंने कहा कि ये यहाँ से लूट मार करके पैसे बाहर भिजवाते थे और कलभूषण की उन्होंने कहा ये बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने वो सारी बातें बताई जो हम अक्सर अपनी वीडियोज़ में करते हैं, नवाज शरीफ साहब की क्या वो जिंदाल के साथ ताल्लुकात और वो सारे मामला, उस पर उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा फिर काफ़ी उन्होंने खैर तनकीद की। और उसके बाद उन्होंने कहा, नफीसा शाह साहिबा ने भी निजकारी के ऊपर बात की। और फिर उन्होंने कहा कि निजकारी के अलावा उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस ये हुकूमत ले आती है और कानून साजी पार्लियामेंट के ज़रिए नहीं की जाती। इस पर उन्होंने काफ़ी जो है वो एतराज़ात उठाए। ये तकरीबन 153 मिनट की समात का अहवाल था। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।